मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, इसलिए द अचीवर स्टडी टीम एग्ज़ाम होने तक आपके साथ खड़ी है और प्रत्येक दिन आपके लिए साइंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और संभावित प्रश्नों का सेट लेकर आएगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। दोस्तों, देखते हैं कि आज के सेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह पूछ रहा है कि जो घर्षण के द्वारा कार्य होता है और वो क्षय नहीं होता है, तो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं घर्षण क्या होता है और कब होता है। घर्षण उस वक्त होता है जब कोई वस्तु एक दूसरे के संपर्क में चले, लुढ़क कर या सरक कर किसी तरह चले, उस दौरान दोनों सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि किए गए कार्य को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो घर्षण द्वारा जो कार्य होता है वो क्षय न होकर तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, इसका विकल्प नंबर हो जाएगा ए, तापीय ऊर्जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मैंने स्थितिज ऊर्जा डैश डैश और गतिज ऊर्जा डैश डैश, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है। साथ ही यह भी बताना है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है। आइए देख लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी स्थिति बढ़ती है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो उसकी गति तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, यानी बढ़ती है और घटती है। दोस्तों, विकल्प नंबर सी भी हूबहू वैसे ही है। तो ये फर्स्ट और थर्ड दोनों एक ही है, लेकिन आरआरबी ने इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर सी, ये थर्ड जो है, इसको सही माना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, बल, वेग, गति, दबाव। दोस्तों, प्रकृति में कौन सा ऐसा है जो कभी अकेले नहीं होता इन चारों में से। दोस्तों, हमें लगता है कि आप इनमें से इसको जानते हैं, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पे कोई बल लगाया जाता है तो उसके विरोध में एक बल उत्पन्न हो जाता है। तो बल ही एक ऐसा कारक है, बल ही एक ऐसा है इसमें जो कभी भी लगाया जाए तो अकेले नहीं रहता है, उसका एक अपोजिट बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसमें होगा विकल्प नंबर ए। न्यूटन के थर्ड लॉ ही है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए तो उसके विरोध में एक नया बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसके दिशा के विपरीत होता है। तो इससे बल ही होगा, कभी ये अकेले नहीं रहता है, इसके प्रतिरोध में एक बल उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं आज के सेगमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को पचाने के लिए क्या, वसा, सेल्यूलोज, प्रोटीन और विटामिन। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें सेल्यूलोज पौधा का एक घटक है जो एक अघुलनशील फाइबर है, जिसको पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस विकल्प में हम मार देंगे सेल्यूलोज, विकल्प नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। ध्वनि तरंग, दोस्तों ये तो हमें लगता है कि सब जानते होंगे, लेकिन उससे पहले ध्वनि की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षेप है जो तरंगों के रूप में चलता है तथा तरंगों को आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है, और इसकी मापन की इकाई होती है हर्ट्ज, यानी विकल्प सेकेंड, हर्ट्ज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कानों में डैश 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 की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है।
इसको इसमें ये पूछ रहा है कि हमारे कानों में कौन सी संयोजी ऊतक होती है, कौन उस संयोजी ऊतक का नाम बताना है जिसके कारण हमारी कान आसानी से मुड़ जाती है, यानी लचीलापन होती है। तो ये देखते हैं, मानव शरीर में उपास्थि नामक एक लचीला संयोजी ऊतक पाया जाता है। उपास्थि, उपास्थि देख रहे हैं कहीं, हाँ उपास्थि जो लिखा है उपास्थि, यही संयोजी ऊतक है जिसके कारण हमारे कान लचीला होते हैं। इसी कारण लचीलापन के कारण हमारे कान आसानी से मुड़ जाते हैं। तो ये विकल्प नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कह रहा है कि वस्तु है जो गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तो वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों एक दो और भी इसमें जान लेते हैं हम कि अगर गोली दर्पण है तो उसमें किसी वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर पड़ता है। अगर किसी वस्तु को सेंटर पे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसमें यही पूछा है कि केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यानी केंद्र पर रखेंगे तो केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प नंबर वक्रता केंद्र पर, विकल्प नंबर सी है कि किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो वक्रता केंद्र पर रखने पे वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, ठीक, और उसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया रहता है तो आइए पहले इसका जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या है 39, द्रव्यमान संख्या 39, और परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या है 19। अब पूछ क्या रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दिया जाता है। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए द्रव्यमान यानी m-p लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और 39 माइनस 19 तो इसका आ जाएगा 20। अब आप खुद ही बता देंगे कि विकल्प नंबर कौन सा होगा। विकल्प नंबर ए, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 20 होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि स्केडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में पड़ता है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में पड़ता है स्केडियम, मैग्नीशियम, सी नंबर में पोटेशियम और डी पे है कैल्शियम। तो ये देख लेते हैं कि कौन किस में पड़ता है, सबके बारे में जान लेते हैं, सबके बारे में। एन नंबर पे जो दिया है स्केडियम ये चौथे आवर्त और तीसरे समूह में पड़ता है, लेकिन वो चौथे और दूसरे समूह के बारे में पूछा है। जो बी नंबर पे है मैग्नीशियम, ये है तीसरे आवर्त और दूसरे समूह का तत्व। जो सी नंबर विकल्प है सी पोटेशियम चौथे आवर्त और पहले समूह का तत्व है। और जो लास्ट है कैल्शियम, डी नंबर विकल्प, ये कैल्शियम है चौथे आवर्त और दूसरे समूह का तत्व। तो कैल्शियम के बारे में ही तो पूछा है पूछा है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन पड़ता है, तो यही विकल्प नंबर डी यानी कैल्शियम। तो इसलिए हम विकल्प डी के साथ जाएंगे, विकल्प डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा डैश 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 लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ और बेकिंग सोडा का घोल। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसिडिटी होती क्या है। मानव शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यानी सबसे
मुख्य जो बात है वो एसिड है कि एसिड बढ़ने से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिड को कंट्रोल कैसे करते हैं हम? बेकिंग सोडा के घोल लेकर। तो एसिड से एसिडिटी होती है और एसिड खत्म होता है बेकिंग सोडा से। तो इसलिए विकल्प नंबर डी, इसके लिए विकल्प नंबर डी। अब बेकिंग सोडा को इसका रासायनिक नाम है, यह एक यौगिक है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश 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 को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। किसको पानी में घोलने से यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों इसका ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, विकल्प नंबर जो डी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यही है जिसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और जिप्सम क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछता है कि जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं। तो जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है जिसको सीमेंट में मिलाया जाता है। जिप्सम को सीमेंट में मिलाया जाता है और सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट की जो सीटिंग टाइम है वो कम हो सके, यानी उतनी जल्दी से पकड़ में न कर ले, क्योंकि उसको ढलाई या लिंटर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिप्सम का यूज सीमेंट की सीटिंग टाइम कम करने के लिए करते हैं। विकल्प नंबर इसमें डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आप जान ही गए हैं। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है। अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश डैश इकाइयों का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है दोस्तों ये सब आप ही बता देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। एथिल अल्कोहल का आणविक जो द्रव्यमान होता है, देखिए एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान होता है 46 और मेथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान होता है 32। अब आप खुद बता दीजिए कि इसमें कितना का डिफरेंस है। तो 46 माइनस 32 इक्वल टू 1414। तो इसमें विकल्प नंबर ए हो जाएगा। हमें लगता है कि विकल्प नंबर ए, विकल्प 14। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश 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 कहा जाता है। इसमें संवेग, बल, वेग, जड़त्व चारों दिया है। इसमें से ये बताना है कि जो गति अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। संवेग, बल, वेग, जड़त्व नहीं। संवेग तो कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। बल कहते हैं बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वेग कहते हैं विस्थापन की समय दर को। और जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व कहते हैं किसी वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध करने की प्रवृत्ति होती है जिसे जड़त्व कहते हैं। और यही तो पूछा है कि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जड़त्व, विकल्प नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दोस्तों विकल्प के साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी आप लोग याद करते रहिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही विकल्प आए। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विकल्प है उससे भी वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें जो गिवन डाटा है दोस्तों, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे कि जो पावर है वो कितनी है, 1100 वाट। पावर है 1100 वाट और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। और पूछा क्या है, पूछा है विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आइए विद्युत धारा की गणना कर देते हैं। जब भी पावर और वोल्ट दिया हो तो विद्युत धारा को हम गणना करने के लिए I बराबर होता है P/V से
कभी भी अगर पावर और वोल्ट दिया हो तो विद्युत धारा के लिए हम यही फार्मूला अपनाएंगे और इसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, P अपन V का मान, P का मान है 1100 और V का मान है 220। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5। तो देखते हैं विकल्प 5 एम्पियर किस में आ रहा है, विकल्प नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत धारा कितना होगा, 5 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। बस इसमें यूनिट पूछा है दोस्तों, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, क्योंकि सबके घर में लगभग आज विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसका इकाई होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आप याद भी कर लीजिएगा, और जो आपके घर में बिजली वाले आएंगे बिल देने के लिए उससे पूछिएगा कि वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, वो बताएगा आपको किलोवाट घंटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। इसमें केला, गुलाब, नारंगी, पपीता, चारों में से किसी को आप बता दीजिए। अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर आप ही बताइएगा, क्योंकि हम देखिए कैसे हिंट कर दे रहे हैं, आप बता दीजिएगा। कायिक प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पौधा अपने तनों या पत्तियों द्वारा विकास करता है। तनों यानी अपने डंठल से, जैसे गुलाब को डंठल काट कर लगा देते हैं, उसका बीज नहीं होता है। केला का भी उसके वो जड़ से अपने विकास करते हैं, उसके जड़ को लगा देते हैं, वो अपने बीज से नहीं विकास करता। तो जो पौधे अपने डंठल से या पत्तियों से विकास करते हैं वो कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं, और जो बीज से विकास करते हैं वो कायिक प्रवर्धन नहीं कहलाते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन नहीं पूछा है, तो कायिक प्रवर्धन वही होगा जो इसमें बीज से विकास करता हो। तो इसमें कौन सा है, केला, गुलाब, नारंगी और पपीता में जो बीज से पनपता है, तो ये है विकल्प नंबर डी, पपीता। ये इसका बीज होता है, बीज को बोने से पपीता का पेड़ लगता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार किसी लड़की का द्रव्यमान है तो ठीक ही है, पर क्या करें, उसका द्रव्यमान भी निकालना है। आइए लड़की का द्रव्यमान निकालते हैं, कितना है। उसका भार है 450 न्यूटन। डब्लू से भार को प्रदर्शित करते हैं, 450 न्यूटन। और भार बराबर एक और फार्मूला आप जानते हैं कि होता है W=mg, और m ही तो पूछा है, m का मान कितना होगा, तो m बराबर हो जाएगा m=W/g। तो W/g कितना हो जाएगा, W होगा 450 दिया है, और g का मान होता है 9.8 होता है। ये आपको याद रखना है, 9.8। और 450 में 9.8 से वो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 45.9 kg, 45.9 kg। तो देखते हैं 45.9 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर डी। इसका हो जाएगा, उस लड़की का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 45.9 kg, यानी लड़की अब 50 kg होने ही वाली है। चलो हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, 2-4 रोटी खाएगी तो हो जाएगी 50 kg का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम का प्रकार नहीं है दोस्तों। जाइलम का प्रकार जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें सीव ट्यूब एक ऐसा है जो जाइलम का प्रकार नहीं है। इसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं पूछता है, इसलिए बस इसका इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश डैश निरूपित करता है, यानी क्या आयनों को या परमाणुओं को या अणुओं को या इलेक्ट्रॉनों को। दोस्तों ये तो हमें लगता है कि सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है कि ये अणुओं को या आयनों को या परमाणुओं को किसको प्रदर्शित करता है। ये 2O जो होता है वो परमाणुओं को प्रदर्शित करता है, आयनों को नहीं, इलेक्ट्रॉनों को भी नहीं और अणुओं को भी नहीं। परमाणु से मिलकर अणु बनता है, ये भी आप जान लीजिएगा। परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, लेकिन ये जो 2O है वो परमाणु को ही प्रदर्शित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। लिथियम, फास्फोरस, कार्बन और आर्गन। देखते हैं किसका कितना गलनांक और क्वथनांक होता है, उसके बाद बताएंगे कि किसका अधिक है और किसका कम। दोस्तों ये आपको जिसको मालूम होगा वो बता दे, नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि जो लिथियम होता है विकल्प नंबर 1 में लिथियम, बी में फास्फोरस, सी में कार्बन, डी में आर्गन दिया है। ये जो विकल्प नंबर 1 है
ये लिथियम, इसका गलनांक होता है 180.5 180.5 डिग्री सेल्सियस। जो बी नंबर पे है फास्फोरस, बी नंबर फास्फोरस का होता है इसका जो ए नंबर है लिथियम, इसका गलनांक होता है 180.5 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 1342 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर पे जो है फास्फोरस, इसका गलनांक होता है 44.1 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक होता है 280 डिग्री सेल्सियस। और जो ये सी नंबर पे है कार्बन, जिसका सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, कार्बन का जो गलनांक होता है 355 होता है, 355 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होता है 4827 डिग्री सेल्सियस, 4827 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं आज का लगभग क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आज के सेगमेंट में इतना ही दोस्तों। द अचीवर स्टडी टीम प्रत्येक दिन आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी में साइंस से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ लेकर आएगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना ना भूलें, एकदम बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।